हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो कवर करेगी इंटरनेट एंड ईमेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं। जैसे एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज था वो काफी इंपॉर्टेंट था, इंटरनेट और ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार देखे गए हैं एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली है, बट फटाफट से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर करने वाले हैं। और ये सेकेंड लास्ट क्लास है जिसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कशन हमने डिस्कस किया है। इसके बाद 7th क्लास है हमारी, और लास्ट के जो 2 क्लासेस हैं वो अगर आपने पहली क्लासेस देख रखी हैं तो आप एक बार उन्हीं की पीडीएफ रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक्स वो हैं जो सिलेबस में एज सच नहीं है, बट वो डाल दिए हैं ताकि कुछ भी आपका छूटे नहीं। सेकेंडली, बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं कि जो सेकेंड वर्जन है, अगर हमने फर्स्ट वर्जन देख रखा है तो हमको देखने की जरूरत है क्या। तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ पीडीएफ देख लेना, थोड़ा बहुत अपडेटेड जो हमने किया है आपको महसूस भी हो रहा होगा अगर आपने 2-3 वीडियोस देखी हैं इसकी, तो आप पीडीएफ से वो कवर कर लोगे। लेकिन अगर जो एस्पिरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हमें सेकंड, हमने अभी तक कोई नहीं देखी वीडियोस, तो आप सिर्फ सेकंड वर्जन करो, आपको फर्स्ट वर्जन देखने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन है, इसमें सारे टॉपिक्स वो हैं जो हमने फर्स्ट वर्जन में हमने लिए थे। इसी के साथ कुछ चीजें इसके अंदर हमने चेंज कर दी हैं, थोड़ा समझाने का तरीका, और जो चीजें बहुत ज्यादा डीप में कुछ चीजें बहुत डीप में पढ़ाई है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में नहीं है, वो हमने बिल्कुल ऊपर से आपको एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट है क्या। बेसिकली कंप्यूटर के जो नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जिनसे वो कनेक्टेड रह सकते हैं। तो ग्लोबली, यानी पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरा जो आपका ग्लोब है, उसमें जितने कंप्यूटर्स हैं उनका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जिससे एक कंप्यूटर बाकी सबसे कनेक्ट हो सकता है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली, यानी ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। आपको नेटवर्क की जरूरत होगी ऑब्वियसली किसी भी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से लिंक करने के लिए। तो वो जो नेटवर्क है, आप कह सकते हो जो इंटरनेट है, वो हमेशा मतलब कोई ना कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कराएगी, तो उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम सिम यूज करते हैं, एयरटेल, जियो, तो वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे हर चीज का ना कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मिनिस्टर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ विजिट करते हैं, जो बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके पीएम या प्रेसिडेंट या कोई भी विजिट कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब कोई भी मिनिस्टर दूसरी कंट्री में आता है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल है, आई डोंट नो अभी तक वो वैलिड है या नहीं, जो मुझे पता था कि अगर कोई मिनिस्टर आता है तो हमारे देश के जो पीएम है वो पर्सनली जाके उनको वेलकम नहीं कर सकते। आई डोंट रिमेम्बर कि कौन आए थे, बट नरेंद्र मोदी जी पर्सनली जाके उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था। लेकिन एक सेट है रूल्स का जो फॉलो करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हर चीज का रूल्स हैं। तो इन्होंने बोला है, इसके जो रूल है, इंटरनेट का जो रूल है, उसको बोलते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोवाइडर। तो इसके अंदर इस वाले प्रोटोकॉल की मदद से जितनी भी बिलियन डिवाइसेस हैं वर्ल्ड में, सबको कनेक्ट किया जाता है। दुनिया भर में कई अरब उपकरणों को जोड़ने के लिए मानक प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का उपयोग करता है। इसको इसलिए सुपर नेटवर्क भी बोलते हैं, सब नेटवर्क को ज्वाइन करके रखता है। ग्लोब में अगर सारे नेटवर्क हैं, सबको इंटरकनेक्ट करके रखेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक BSNL, एयरटेल, रिलायंस, ये सारे। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट स्टार्ट कैसे हुआ, कहां से हुआ, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, चलिए वो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं 1969 की। 1969 में आया ARPANET, ठीक है। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स। तो इसकी, ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क था। उसके बाद बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन मेन जो हिस्ट्री है मैं आपको वो बता रही हूँ। 1969 के बाद 2 साल बाद 1971 ईमेल जो डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था, वो किया था रे टॉमलिंसन ने, तो इन्होंने बनाया। 1983 में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आई थिंक 83 में वर्ल्ड कप था, तो वहां उस टाइम से हमारा TCP/IP बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया कम्युनिकेशन का। उस टाइम पे ARPANET था तो ARPANET का बन गया, बाद में इंटरनेट का जो है वो TCP/IP स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया, यानी मानक संचार पद्धति बन गई। 1989 में WWC, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जिसको बोलते हैं, वो आया। 1990-91 की बात करें, पहला वेब ब्राउजर आया
वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसमें www ये भी रे टॉमलिंसन ने ही इन्वेंट, सॉरी सर टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था। रे टॉमलिंसन ने क्या इन्वेंट किया था? ईमेल, ठीक है। और टिम बर्नर्स ली ने क्या इन्वेंट किया था? www। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ईमेल आया वो आया आपका 1971 में, और जो www आया वो 1991 में आया। 1995 में इंटरनेट लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो आया है वो 1995 में आया है, VSNL ने लॉन्च किया था। डोमेन नेम्स क्या होते हैं? ये ना अलग अलग टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक्स नहीं है, तो फटाफट से इनको कवर करते हुए चलते हैं। देखो, इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी सर्विसेज, और आप सबको पता है, एजुकेशन की फील्ड में कह लो, शॉपिंग की फील्ड में कह लो, ई कॉमर्स है, बैंकिंग है, हर फील्ड में वो हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो किसी भी चीज को देख के हमको कैसे पता लगेगा कि ये किस चीज से कनेक्टेड है? तो उसके लिए हम डोमेन नेम सेलेक्ट करके रखते हैं। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द इंटरनेट। ये इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहचान करने में जो है हमें मदद करता है, जैसे वेबसाइट है, ईमेल सर्विस है, बहुत सारी हैं। तो इन सबको कैसे काम करते हैं मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, मैंने इसमें एग्जांपल डाल रखा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोमेन्स, दो तरीके के डोमेन्स होते हैं। सबसे पहला है टॉप लेवल डोमेन और दूसरा है सब डोमेन। टॉप डोमेन्स आर स्टैंडर्ड यूआरएल्स लाइक abcd.com, जो नॉर्मल आपकी वेबसाइट्स का नाम वगैरह होता है ना, वो टॉप डोमेन में आता है। सब डोमेन क्या है? देखो, जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने कोई भी ऐप खोला, आपने पेटीएम ऐप खोला या आपने गूगल पे खोला, तो गूगल पे की जो वेबसाइट होगी वो आपका टॉप डोमेन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसके कस्टमर केयर से बात करनी है, सपोर्ट से बात करनी है, तो आप वहां पे क्या करते हो? आप सपोर्ट पे जाते हो, तो सपोर्ट पे जाते एक अलग वेबसाइट खुल जाएगी। एक वेबसाइट के अंदर ही अगर मैं बात करूं, आरबीई की हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट पे जाओगे, आपने मॉक पे क्लिक किया तो आरबीई, उसका यूआरएल चेंज हो जाएगा rbe.mox। तो वो क्या है, हमने एक एक्सटेंशन बढ़ा दिया कि अब आप आरबीई वेबसाइट के अंदर मॉक्स की वेबसाइट पे हो। तो बेसिकली इनको बोलते हैं सब डोमेन्स। तो आपके दो डोमेन्स हो गए, और एक तो हो गया टॉप लेवल डोमेन, यानी जो मेन आपका डोमेन है, और सब डोमेन जो उसके अंदर आपने एक्सटेंडेड वर्जन्स ले रखे हैं। तो वो यूनिक यूआरएल हैं जो आपके परचेज डोमेन पे ही रहती हैं, उनके एक्सटेंशन का काम करके। जैसे abcd.com थी, अब ये कोई वेबसाइट थी, इसके सपोर्ट पे जाना है, तो support.abcd.com ये हो जाएगी आपकी सब डोमेन। सब डोमेन अद्वितीय यूआरएल हैं जो हमारे खरीदे गए डोमेन पर हमारे नियमित डोमेन जैसे support.abcd.com के सामने एक एक्सटेंशन के रूप में रहते हैं। अब ये डोमेन्स की लिस्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो .com, कॉम का मतलब है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगला है .org, ये नॉन प्रॉफिट जो एनजीओ वगैरह होते हैं। .info, इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। .edu यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। .gov ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो हैं, जो आपकी, अगर आपके कोई कुछ फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो उनकी आईडी बनती है .gov करके, तो वो क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है। .def डिफेंस साइट्स की जो आपको एक्सटेंशन मिलेगी। .co.in यानी कॉमर्स, कमर्शियल है और इंडिया की जो इंडिया बेस्ड आपकी फॉर्म है। .net नेटवर्क सेंटर्स। .mil मिलिट्री और डिफेंस। तो ये बहुत सारे आपके डोमेन्स हैं। इसके अलावा ये हिस्ट्री है डोमेन नेम्स की, आप देख सकते हो। सबसे पहले 1972 में इंटरनेट असाइंड नंबर्स दिए जाते थे कि आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है। 1983 में डोमेन नेम आ गया। 84 में पहला नेम सर्वर आ गया। 85 में डोमेन्स ही आ गए। उसके बाद ये बिल्कुल चेंज होते गए। तो इतना कुछ नहीं करना है, बस डोमेन नेम में आपको वो लिस्ट जरूर अच्छे से कर लेनी है। फैक्ट्स, द इलेक्ट्रॉनिक पेजेस सीन ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड वेब पेजेस। जो इंटरनेट पे आपने कुछ भी टाइप किया, वेबसाइट खुली, तो वेबसाइट पे जो सबसे पहला पेज होगा, ये बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वो होते हैं आपके वेब पेजेस। मैनी वेब पेजेस लिंक्ड विद ईच अदर कंबाइंड टू फॉर्म अ वेबसाइट। मैं कोई भी अगर वेबसाइट खोल रही हूँ, वेबसाइट के एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वो सारे होंगे वेब पेजेस। सबसे पहले पेज को बोलते हैं होम पेज, और वो सारे पेजेस मिला के ही वेबसाइट को बनाते हैं। एक दूसरे से जुड़े कई वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। वेब पेज कैन बी रिटन इन द लैंग्वेज विच इज नोन एज HTML। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, वेब पेज पे जो भी डेटा आप डालते हो वो किस लैंग्वेज में डलता है? वो डलता है एक लैंग्वेज में विच इज कॉल्ड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
वेब पेज को उस भाषा में लिखा जा सकता है जिसे HTML के रूप में जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब प्रोटोकॉल, अब HTML को लिखने के लिए ऑब्वियसली आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा विच विल बी कॉल्ड HTTP। HTML is the language and the protocol used is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. A protocol called HTTP is used to transmit and receive the web pages. वेब पेजेस को अपलोड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए आप HTTP का यूज करते हो। URL, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा है, रिसोर्स आपको जिस रिसोर्स पे जाना है उसको लोकेट करने के लिए। देखो हर चीज की URL बिल्कुल फिक्स होती है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक है, इस तरीके से हर वेबसाइट का जो URL है, लिंक जिसको बोलते हैं हम, वो बिल्कुल यूनिक होता है। कोई भी दो वेबसाइट्स, कोई भी दो पेज एक लिंक शेयर नहीं कर सकते। तो लिंक ऐसी चीज है जिसको हम नॉर्मली URL बोलते हैं कि आप प्रॉपर उसी पेज पे जा सकते हो। अगर आपको किसी पेज को सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट पे गए हो, किसी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज थे, अब बार बार हम क्या करते हैं, हमें कस्टमर केयर पे बात करने की जरूरत हो रही है। तो कस्टमर केयर क्या है, सब डोमेन है, मतलब एक अलग बार अलग वेबसाइट खुल रही है, तो उसका URL कॉपी करके रख लो। तो हर बार जब आप उस पर क्लिक करोगे सीधा कस्टमर केयर का ही पेज खुलेगा, आपको वेबसाइट पे जाके अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो URL इसलिए काम आता है। URL है क्या, एक ऑनलाइन संसाधन का वेब पता है, प्रॉपर एड्रेस है। एग्जांपल है जैसे हमारी वेबसाइट है https rblearning.com। URL के अंदर मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सर्वर टाइप, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो है आपका सर्वर टाइप। अगला है होस्ट नेम, यहाँ पे होस्ट नेम आएगा। अगला है फोल्डर का नेम और फाइल का नेम। अब अगर हम कुछ अपलोड कर रहे हैं तो हमने जो अपलोड किया वो कौन से फोल्डर से करा और उसका नाम क्या है। नॉर्मली ये 4 पार्ट्स होते हैं। सर्वर टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इंटरनेट सर्वर, जो फिक्स है TCP IP, और कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं HTML। प्रोटोकॉल कौन सा यूज करते हैं HTTP। होस्ट नेम का मतलब क्या है, इंटरनेट एड्रेस ऑफ रिमोट कंप्यूटर, जैसे हमारा है rblearning.com। फोल्डर नेम, आपने किस डायरेक्टरी में से वो फाइल अपलोड की है, अगर मैं यहाँ कुछ भी अपलोड कर रही हूँ तो वो चीज ऐड हो जाएगी, और कौन सी फाइल्स इसमें है उसका नाम क्या है। तो ये है आपका URL। इसमें इसको 4 प्रकार के इंगित, देखो इसके अंदर क्या है, 4 मूल भाग होते हैं। सर्वर प्रकार, सर्वर प्रकार का में क्या है, इंटरनेट सर्वर कौन सा आप यूज कर रहे हो। होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या है कि जो कंप्यूटर है उसका क्या पता है, जिस कंप्यूटर से अपलोड हो रहा है कुछ भी। फोल्डर नेम, फोल्डर नेम में क्या है कि किसके अंदर, कौन से फोल्डर से आपने वो फाइल को इंडिकेट किया है और उस फोल्डर के अंदर फाइल का नाम क्या है। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे आपको इंटरनेट का तो पता लग गया, TCP IP लैंग्वेज पता लग गई, HTTP पता लग गया, लेकिन कुछ और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। जो डीप में पढ़ने हैं वो मैंने बता दिए हैं। सबसे पहला HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वेब पेजेस को अपलोड डाउनलोड ये सब करने के काम आता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आपको इंटरनेट पे टेक्स्ट फाइल सिर्फ अपलोड करनी है, वेब पेज नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट आपको अपलोड करना है, विकिपीडिया है उस पर आप टेक्स्ट अपलोड कर रहे हो तो FTP का यूज करते हो। इसके अलावा जो आपको करना है, न्यूज है, ये न्यूज ग्रुप या न्यूज आर्टिकल के काम आता है। टेलनेट है, टर्मिनल नेटवर्क, यानी TCP IP कनेक्शन, यानी इंटरनेट कनेक्शन पे अगर आपको एक बिल्कुल रिमोट लॉगिन करना है, एक नई डिवाइस पे लॉगिन करना है, टेलनेट का आप यूज करते हो। TCP IP मैंने आपको बता दिया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म है ये इनकी। इट इज अ सेट ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स, 2 सेट है। TCP कंट्रोल्स फ्लो ऑफ डाटा, कितना डेटा की स्पीड आएगी। IP आइडेंटिफाइज एंड रीच द टारगेट कंप्यूटर, IP को ये पता है कि किस कंप्यूटर तक वो स्पीड जानी है। तो ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा इसमें से आपको जो करना है दैट इज SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनकी फुल फॉर्म कर लेना, जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनका काम होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, आई डोंट थिंक इट इज अ प्रोटोकॉल। SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SNMP है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, फुल फॉर्म जरूर लर्न कर लेना। POP पोस्ट ऑफिस कंट्रोल, DNS डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम। इसके अलावा WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, अगर आप अपने फोन में सेटिंग्स में घुसे हो, कभी वाईफाई वगैरह की सेटिंग्स में गए हो तो वहां पे WAP
मैप ये सब आपको जरूर दिखे होंगे, तो इनकी फुल फॉर्म जरूर कर लेना। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब इनमें से कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो आपको लर्न करने हैं वो एक्सप्लेन मैंने यहां कर रखे हैं। सबसे पहला, मेल की डिलीवरी के लिए हम ईमेल्स भेजते हैं, तो ईमेल्स की डिलीवरी के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं जो अभी हमने पढ़े उनमें से, तो वो है पीओपी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमएपी और एसएमटीपी। ये तीन है जो ईमेल सेंड करने के लिए हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, पीओपी, एसएमटीपी और आईएमएपी। अब आईएमएपी की अगर मैं बात करूं तो आईएमएपी अलाउज अ क्लाइंट ईमेल प्रोग्राम टू एक्सेस रिमोट मैसेज स्टोर्स एज इफ दे वर लोकल। आईएमएपी क्या करता है, एक क्लाइंट ईमेल प्रोग्राम को दूर तक पहुंचने की अनुमति देता है कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो, मुझे भेजना है किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो मेरे कंप्यूटर में आई मैप अगर है तो वो परमिशन देता है कि वो मैसेज जा सकता है और उसको स्टोर करके रखेगा जैसे वो लोकल ही हो, मैसेज को लोकल की तरह स्टोर करके रखता है। अगला बात मैं कर रही हूँ पीओपी की, ये एक ईमेल सर्वर से क्लाइंट तक जाने का काम करेगा। तो पहले तो मेरे पास से परमिशन मिल गई, आई मैप ने दे दी, फिर वो जो मैसेज जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसीलिए नाम है, मेरे पास से वहां तक की ट्रैवलिंग कौन करवाएगा, पीओपी कराएगा। नेक्स्ट है आई मैप और पीओपी 3। अच्छा, पीओपी के ना वर्जन आ रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है वो है पीओपी 3, तो नाम वही है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, लेकिन उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है पीओपी 3। तो मैं अगर आई मैप और पीओपी 3 की बात करूं, देखो आपने नोटिस किया होगा आपके पास ईमेल आया, आपने उस फाइल को सेव कर लिया, वो डिलीट हो गई, तो आप चाहे फिर से बहुत बाद में भी आप उस फाइल को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो ईमेल की हेल्प से। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आपने जो भी ईमेल, मेरे पास कोई ईमेल अगर आया है उसमें कोई अटैचमेंट है तो आई मैप उसको स्टोर करके रख लेता है सर्वर पे कि वो तो मेरे कंप्यूटर का ही है, आपको जब चाहिए आप वहां से सेव कर सकते हो। तो ये किसका काम है, आई मैप या पीओपी 3 का। आई मैप और पीओपी 3 आर यूज फॉर रिसीविंग मेल्स, यही दोनों हैं जो मेल को रिसीव करने के लिए भी यूज होते हैं। देखो एसएमटीपी है सेंडिंग मेल के लिए और पीओपी और आई मैप है रिसीव करने के लिए। अब हम बात करते हैं वेब ब्राउजर्स, ये आपने जरूर देख रखे होंगे, एक्सप्लोरर है, मोजिला है, ओपेरा है, इसके अलावा ये है नेटस्केप नेविगेटर, वो है नेटस्केप। तो ये सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं। वेब ब्राउजर का मतलब क्या है, एक तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आप क्या कर सकते हो, वेब पेज, आपको कोई वेबसाइट खोलनी है तो जो प्रोग्राम आपको वेबसाइट खोलने में हेल्प करेगा दैट इज वेब ब्राउजर, जो इंटरनेट से कनेक्ट यानी इंटरनेट की चीजों तक जाने के लिए मदद करेगा, वो वेब ब्राउजर होता है। मोज़ाइक वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA। जो मोज़ाइक है वो सबसे पहला वेब ब्राउजर था जो कि NCSA ने विकसित किया था। इसके एग्जाम्पल क्या है, अभी मैंने आपको पढ़ के भी बताए, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है, ये सारे हैं। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मोजिला फायरफॉक्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई लाइसेंस फीस की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट में बात करती हूँ सर्च इंजन की। देखो वेब ब्राउजर आपने ओपन किया, अब वहां पे वो क्या करेगा, आपको इंटरनेट की चीजों तक पहुंचाएगा, लेकिन आप टाइप तो करोगे ना किसी चीज में, वो होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करने में आपकी मदद करता है, ये एक ऑनलाइन टूल है जिसमें आप टाइप करते हो आपकी क्वेरी क्या है, आपको क्या ढूंढना है। ऑनलाइन उपकरण जो इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा सबमिट की गई खोज के आधार पर डेटाबेस में परिणाम खोजता है। जैसे गूगल की अगर मैं बात करूं, सर्च इंजन है तो इसके अंदर सारा इंटरनेट का डेटा है, आप जो भी टाइप करोगे तो गूगल क्या करेगा, वो वर्ड्स ढूंढेगा कि उसके किस किस डेटा में वो वर्ड्स था, फिर वही चीज आपको शो करेगा। These find the results in the database, ये अपने डेटाबेस में परिणाम खोजेगा। Sort them, उनका एक ऑर्डर बनाएगा, ऑर्डर बनाने के बाद जो भी एल्गोरिथम है, जो भी रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग एक ऑर्डर बनाएगा और इसी लिस्ट को हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, जो लिस्ट बनाएगा इसको SERP सर्च इंजन रिजल्ट लिस्ट या रिजल्ट पेज बोला जाता है। फर्स्ट एवर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड वाज आर्ची। सबसे पहला जो था आर्ची था, जो एलन एम्टेज ने बनाया था। दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन आर्ची था जिसे एलन एम्टेज ने विकसित किया था। इसके एग्जांपल्स आपको मैं बता भी चुकी हूँ, याहू है, गूगल है, ये सारे आपके सर्च इंजन है। www क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में स्टार्ट हुआ सर्न में।
CERN क्या है? बेसिकली यूरोपियन सेंटर है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड सारी रिसर्च होती है, वो यूरोपियन सेंटर है जिसका नाम है CERN। तो 1989 में CERN में शुरू हुआ था। CERN क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन सेंटर है फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अलाउिंग कंसोलिडेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक सब्जेक्टेड एरिया। बेसिकली WWW क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में है वो सारी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेक्निक है जिसमें हाइपरटेक्स्ट तो आपको पता है, वो इंटरनेट वेब पेजेस वाले टेक्स्ट, ग्राफिक्स कोई पिक्चर हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, मल्टीमीडिया, इन सबको हर विषय पे हर फील्ड में उस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे विकिपीडिया होता है, आप समझो कि विकिपीडिया छोटे लेवल पे है, वर्ल्ड वाइड वेब बड़े लेवल पे है। अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ होता क्या है? कोई भी चैनल जो अपना डेटा भेजता है या रिसीव करता है वो बिट्स में करता है ना, बिट फिर बाइट, आपको मैंने बताया था। तो कितने बिट जा रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। किसी चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में स्थानांतरित बिट्स की संख्या को बैंडविड्थ कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। देखो ये फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ये बहुत समझ लो अलग अलग फैक्ट्स हैं, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। सबसे पहला, इन ऑर्डर टू गेट इंटरनेट कनेक्शन वी नीड मॉडम, राउटर, स्विच, गेटवे, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होती है, बट डोंट वरी, आफ्टर द लास्ट क्लास आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये टॉपिक्स इसमें भी हैं और अगली वीडियो में भी हैं, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगे। अगर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो आपको चाहिए होता है मॉडम, विच इज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। करता क्या है, कैसे काम करता है? देखो, मॉडम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल थ्रू टेलीफोन लाइन्स एंड वाइस वर्सा। मॉडम क्या करेगा? जो टेलीफोन लाइंस होती है ना, उनमें डिजिटल सिग्नल ट्रैवल नहीं कर सकता, एनालॉग सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। तो मॉडम कंप्यूटर से सिग्नल रिसीव करेगा, डिजिटल वाले, उनको कन्वर्ट करेगा एनालॉग, ताकि वो ट्रैवल कर ले टेलीफोन लाइंस में। टेलीफोन लाइन के अगली तरफ दूसरा कंप्यूटर होगा, वहां पे जो मॉडम होगा वो क्या करेगा, वो टेलीफोन लाइन वाले सिग्नल को वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो सेम यही है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, जो टेलीफोन लाइन और इसके विपरीत यात्रा कर सकता है। अगला, अब हम बात करते हैं राउटर। देखो मैंने पिक्चर इंसर्ट कर रखी है, ये यहाँ पे इंटरनेट हमारा मिल रहा है, हमने इसको कनेक्ट किया मॉडम से। अगर मुझे डिवाइस को 2-3 डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हाउ आई विल डू दैट? कुछ नहीं करना, आई जस्ट नीड मॉडम। तो मॉडम ने क्या किया, इसके सिग्नल्स रिसीव किए, आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग वन। अब एनालॉग जो है वो टेलीफोन लाइन से चेंज हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, इधर मॉडम लगा रखा है, इसने एनालॉग रिसीव किया और उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से नेटवर्क से, इंटरनेट से दोनों जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है राउटर। राउटर क्या करेगा, इट इज ऑल्सो अटैच टू एक्सेस द नेटवर्क, इट इज यूज टू कनेक्ट 2 डिफरेंट नेटवर्क्स। अभी जो मॉडम था ये सिर्फ डिवाइस को कनेक्ट कर रहा था, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 2-3 नेटवर्क्स हैं, तो मेरे को कौन सा रूट लेना है वो डिसाइड करेगा राउटर, कौन से पे स्पीड ज्यादा आएगी वो डिसाइड करेगा राउटर। अभी के लिए ना सिर्फ इसको मैंने ऊपर से लिखा है ताकि आपको एक हल्का सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस वर्ड का मतलब क्या है। ये प्रॉपर एक्सप्लेन मैंने कर रखे हैं आई थिंक इन द नेक्स्ट वीडियो, तो इन द नेक्स्ट क्लास, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। राउटर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए राउटर भी अटैच किया जाता है। राउटर का उपयोग 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। मॉडम कनेक्ट्स योर होम नेटवर्क टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडम का क्या काम है, जहां से इंटरनेट आ रहा है उसको कनेक्ट करना आपके घर के कंप्यूटर से। मॉडम का बस इतना काम, मतलब ये आपका मेन, मैं कह रही हूँ एयरटेल का जो भी सिस्टम था वहां से कनेक्ट है, तो और ये है आपके घर का कंप्यूटर। तो मॉडम का काम होगा, वो जो एयरटेल की कंपनी से इंटरनेट आ रहा है, इस मॉडम का अगर मेरे घर में ये है कि उस वाले कंप्यूटर से या उस नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना, ये काम होता है मॉडम का। राउटर का क्या काम है, router lets all our wired and wireless devices use our internet connection at once and allows them to talk to one another directly। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए कि मेरे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से चलती हैं, वो सारी मुझे यहां से कनेक्ट करनी है। देखो ये मॉडम लगा दिया, अब यहाँ पे एक कंप्यूटर है,
एक लैपटॉप है, मेरा फोन है, मुझे सब कुछ यहाँ इससे कनेक्ट करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आई विल यूज राउटर फॉर दैट। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ एक ही डिवाइस है। अब जो डिवाइसेस आ रही हैं उनमें राउटर और मॉडेम दोनों एक ही डिवाइस में होता है, तो इसलिए वो अलग अलग नहीं लगता। अदरवाइज पहले राउटर अलग लगता था और मॉडेम अलग लगता था, और हम राउटर का स्विच ऑफ कर देते थे सो दैट सारी डिवाइसेस इंटरनेट कनेक्शन से बंद हो जाए। तो इसमें यही है कि मॉडेम जो है आपके होम नेटवर्क को इंटरनेट सेवा से जोड़ता है। इसके अलावा राउटर आपके सभी वायरलेस या वायर्ड उपकरणों को सभी आपके इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है ताकि वो एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। डाउनलोडिंग, सबको पता है डाउनलोड कैसे करते हैं और डाउनलोडिंग का मतलब क्या है। इंटरनेट कनेक्शन पे या इंटरनेट पे कोई चीज है, अगर आपको उसको अपने पास रखनी है, आपको उसको अपनी लोकल स्टोरेज में, जो भी आपका कंप्यूटर है, फोन है, उसमें आपको सेव करना है, तो यू विल डाउनलोड दैट। ट्रांसमिशन ऑफ ए फाइल और डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ नेटवर्क, एक नेटवर्क पर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल का प्रसारण, नॉर्मली इसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। इसको आप ये कह सकते हो कि आपको डेटा अगर अपने फोन में चाहिए, अपने पास चाहिए, तो आप डाउनलोड करते हो फाइल को। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो सिस्टम ये चीज मैनेज करता है कि कैसे डाउनलोडिंग होगी, कितना डाउनलोड होगा, वो होता है डाउनलोड मैनेजर। डाउनलोड मैनेजर इज यूज्ड विच मैनेजेस द डाउनलोडिंग ऑफ फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। डाउनलोड प्रबंधन का उपयोग किया जाता है जो इंटरनेट से फाइलों को डाउनलोड करने का प्रबंधन करता है, जो एक वेब ब्राउजर या आमतौर पर अधिक परिष्कृत प्रोग्राम के रूप में बनाया जा सकता है। यानी आप इसको वेब ब्राउजर के अंदर भी इनबिल्ट कर सकते हो, जैसे क्रोम अगर आपने खोला है तो उसमें डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है, डाउनलोड मैनेजर वही चीज है। या फिर आप एक बहुत अलग प्रोग्राम भी बना सकते हो। तो डाउनलोड ये रहता है कि अगर आप इंटरनेट से कोई चीज अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हो। अपलोडिंग जस्ट उल्टा, आपके लोकल स्टोरेज से आप इंटरनेट पे कुछ डाल रहे हो, वो है अपलोडिंग। आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर डेटा भेजा जा रहा है, जैसे ईमेल आप भेज रहे हो, फोटोज आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप अपलोड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अपलोडिंग। इवन क्लिकिंग ऑन अ लिंक ऑन अ वेब पेज सेंड्स अ टाइनी डेटा अपलोडेड। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि जब आप क्लिक भी करते हो ना किसी लिंक पे, तो भी आपके कंप्यूटर से डेटा हल्का बहुत अपलोड हो जाता है। ईमेल की बात करते हैं। देखो ये अपलोड के लिए ये पिक्चर थी, आप जैसे फेसबुक पे अपलोड करते हैं हम, तो ऑप्शन आता है चूज अ फाइल टू अपलोड, तो आप अपने लोकल स्टोरेज से इंटरनेट पे कुछ भी डाल रहे हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईमेल की। देखो ईमेल क्या है, एक ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आप एक कंप्यूटर से प्रोफेशनल वे में कोई भी आप मैसेज आप सेंड करना चाह रहे हो तो आप ईमेल्स का यूज करते हो। अभी तो व्हाट्सएप, बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास हैं, बट पहले ईमेल्स को हम यूज करते थे। इंटरनेट कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। इंटरनेट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक ईमेल एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो यूजर नेम जो हमारा नाम होगा, और एक होगा आपका सर्वर, डोमेन सर्वर, जिसमें सिंबल होगा @ बीच में। जैसे हमारी वेबसाइट है revbyedu@gmail.com, तो revbyedu हमारा यूजर नेम है और gmail.com है हमारा सर्वर। देखो .com यूज हो रहा है ना, मतलब कमर्शियल है, कमर्शियल वेबसाइट है। तो ये है आपका ईमेल। मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट, आप अपना अकाउंट कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो बेसिकली आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो कि आप आपकी कितने मेल्स आ रहे हैं, कितने मेल्स आप सेंड कर रहे हो, कौन से मेल्स शो होंगे, किस तरीके से मेल भेजोगे, किस तरीके से रिसीव करोगे, तो वो सब मैनेज आप कर सकते हो। जैसे ईमेल अलाउज यूजर्स टू सेंड इंफॉर्मेशन इन लेटर फॉर्मेट। ईमेल आपको अलाउ करता है, आप जितना भी डेटा है आप लेटर की फॉर्म में आप उसको भेज सकते हो। These include text, documents and multimedia like photos and videos। इसमें आप टेक्स्ट भेज सकते हो, लिख के कुछ भी भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, आप इसमें पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ भेज सकते हो, ठीक है, और मल्टीमीडिया तो भेज ही सकते हो। हाउ टू कंपोज एन ईमेल, ईमेल कैसे बनाया जाता है, सबसे पहली बात तो मैं यही करती हूँ, ये बताती हूँ। आप जीमेल पे गए, ठीक है, जीमेल का मतलब क्या है, इस पे आई डोंट थिंक आपको शो होगा, चले मैं आपको बता देती हूँ। ये जीमेल है फॉर एग्जांपल, अगर आप जीमेल पे गए, आप अपना यहाँ जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे, ईमेल आईडी डालने के बाद आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाओगे,
इसमें शो नहीं होगी, आई थिंक लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। आप जब जीमेल पे जाओगे, इंटरफेस खुलेगा, आपकी आईडी लॉगिन हुई हुई होगी, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे या तो प्लस का सिंबल आता है और ब्रैकेट में लिखा होता है कंपोज। आप कंपोज पे क्लिक करोगे, कंपोज के बाद आपकी एक विंडो खुल जाएगी, उसमें सबसे पहले लिखा होगा टू, फिर लिखा होगा सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे स्पेस होगा जहां पे आप जो भी लेटर लिखना है वो लिख सकते हो। तो टू का मतलब होता है आप किसको भेज रहे हो, तो इन द टू फील्ड एड रेसिपिएंट्स, यानी जिनको आपको भेजना है आप उनको लिखो। सब्जेक्ट, व्हाट इज इट अबाउट, मेन सब्जेक्ट क्या है, आप किस वजह से आप ईमेल भेज रहे हो, तो विषय आपको यानी सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। आप अपना मैसेज लिखो और एट द बॉटम यहाँ पे लिखा होता है सेंड, सेंड पे क्लिक करोगे ईमेल चला जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कंपोज एन ईमेल। नेक्स्ट है बीसीसी एंड सीसी। देखो बीच में ना यहाँ पे बीसीसी और सीसी का ऑप्शन होता है। ईमेल आपको ये एक चीज प्रोवाइड कराता है कि अगर आपको सेम डेटा बहुत सारे लोगों पे भेजना हो तो आप सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, यानी देखो सीसी में क्या होगा, एक तो ये है कि अगर आपको एक मेल बहुत सारे जनों को भेजना हो, टू में आप यहाँ पे कॉमा लगा के आप उनकी आईडी डालते जाओ, आपको 5 लोगों को भेजना है, 5 यहाँ पे एक साथ आराम से डल जाएंगे। अब ये सीसी और बीसीसी का क्या मतलब है आप ये समझो। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मेरे और आपके बीच में बात चल रही है कोई वाया मेल्स यानी मेल्स के थ्रू, मुझे ये चाहिए कि बातचीत जो है मैं 5 जनों के सामने करूं, तो आई विल एड दोज 5 नेम्स इन सीसी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है कि जो भी आपके मेरे बीच में कम्युनिकेशन चल रही है वो 5 लोगों तक जाएगी, तो ये होता है सीसी यानी कार्बन कॉपी। आप देख सकते हो पहले यहां बताती हूँ। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। सीसी इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू सेंड कंटेंट टू अ पर्टिकुलर रेसिपिएंट बट यू वांट टू मेक अदर रेसिपिएंट्स आल्सो अवेयर ऑफ दैट। सीसी का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी विशेष प्राप्तकर्ता को सामग्री भेजना चाहते हैं लेकिन आप अन्य प्राप्तकर्ताओं को भी उस सामग्री से अवगत कराना चाहते हैं, मतलब आप अवेयर कराना चाहते हो कि चल क्या रहा है। ये है आपका सीसी। लेकिन अब इसमें एक चीटिंग है, बीच में लूप होल है। अब मेरे और आपके बीच में बात चल रही है पर मैं ये बात 5 लोगों को दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आपको पता लगे कि मैंने 5 लोगों को दिखाया है, तो आई विल यूज बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर मैं बीसीसी पे क्लिक करके 5 लोगों की आईडी डाल रही हूँ तो आपको नहीं पता लगेगा कि मैंने किन किन को वो मेल भेजा है, तो ये है आपका बीसीसी। इट मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। थ्रू बीसीसी एंड सीसी वी कैन इंक्लूड मोर पीपल एज रेसिपिएंट्स। The only difference between CC and BCC is that we can see the list of recipients when CC is used. जब CC का उपयोग करते हैं तो आप देख सकते हो कौन किस किस को ये मिला है, जबकि हम ये नहीं देख पाएंगे कि BCC के मामले में किसको और ईमेल भेजा गया है। तो ये है आपका BCC। ये आपका 2 यानी यहाँ पे आप लिखोगे किसको भेजना है, यहाँ सब्जेक्ट देखो, यहाँ CC और BCC लिखा हुआ आता है, तो यहाँ से आप रेसिपिएंट्स ऐड कर सकते हो। अब ईमेल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, लेट मी कम टू दैट। सबसे पहला इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब है जहां पे ईमेल्स आपके पास आएंगे आप वहां से वो पढ़ सकते हो, जहां आप प्राप्त होने वाले ईमेल दिखाई देते हैं हमें। ईमेल्स आर लिस्टेड विद द नेम ऑफ द सेंडर। जो हमें ईमेल आते हैं उस पर क्या क्या लिखा होता है, सबसे पहले लिखा होता है किसने भेजा, फिर लिखा होता है सब्जेक्ट कि उसने क्या, मेन सब्जेक्ट क्या है, किस लिए उसने ईमेल भेजा है, तो सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज एंड द डेट रिसीव्ड, तीनों चीजें लिखी होती हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर। जब भी आप ईमेल बनाते हो तो हर ईमेल के एंड पे आपको हर बार अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन होता है आप सिग्नेचर डिफॉल्ट में कर दो, तो हर बार जब मेल जाएगा तो नीचे आपके सिग्नेचर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, यानी आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वी कैन चूज टू क्रिएट अ सिग्नेचर दैट विल अपीयर एट द एंड ऑफ एवरी ईमेल वी सेंड। हम एक हस्ताक्षर बनाना चुन सकते हैं जो हमारे द्वारा भेजे गए प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। इसमें नाम, संपर्क जानकारी, फोन नंबर, हम जो जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो हम इसमें कॉन्टेक्ट नेम, इंफॉर्मेशन, पेज नंबर, फोन नंबर, वेबसाइट, प्रोफेशनल टाइटल, हम सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। देखो इनबॉक्स में अगर मैं बात करूं तो किसने भेजा है वो दिखाई देगा, क्या भेजा है वो दिखाई देगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा और आपका टाइम दिखाई देगा। सिग्नेचर की बात करूं तो सिग्नेचर में क्या होगा, आप डाल सकते हो नो सिग्नेचर ऑप्शन होता है हमारे पास, आप यहाँ जो भी टाइप करोगे वो हर मेल के एंड पे जाएगा जो भी आप भेजोगे। अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब देखो मैंने आपको बताया था कि आप ईमेल में कुछ भी फाइल, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ भेज सकते हो, राइट, फोटोज, मल्टीमीडिया सब कुछ भेज सकते हो। तो जो भी आप लिखने के साथ अगर आपको कोई फाइल भेजनी है आप क्या करोगे, आप उसमें अटैच करोगे,
मेल में अटैच करना पड़ता है तभी वो जाएगा। तो अटैचमेंट का मतलब है जो भी चीज आप डाल रहे हो, इट इज अ फाइल लाइक एन इमेज और अ डॉक्यूमेंट दैट इज सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज। ये एक फाइल है जिसे संदेश के साथ एक्स्ट्रा भेजा जाता है। ये ऑप्शन होता है अटैचमेंट का, ठीक है, जैसे पेपर क्लिप होता है, इस पे क्लिक करते ही आपकी कंप्यूटर में जो जो फाइल्स होंगी वो आ जाएंगी, जिस पे क्लिक करोगे वो अटैच हो जाएगी। यहां से अटैचमेंट का ऑप्शन आता है। नेविगेशन मेन्यू, ये जो 3 एरो आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू। यहाँ पे क्लिक करते ही सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले इनबॉक्स, देखो कंपोज का ऑप्शन आ गया, फिर इनबॉक्स का आ गया, स्नूज अगर आपको ईमेल ये चाहिए कि 1 महीने बाद आपको दिखाई दे, स्नूज है, इंपॉर्टेंट आप जिनको मार्क करोगे, सेंट जो आपने भेज रखे हैं, तो ये सारे। तो नेविगेशन मेन्यू में कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है हमारी, कैलेंडर होते हैं, बहुत सारे जो भी हमने सेव कर रखा होता है वो सब कुछ नेविगेशन मेन्यू पे आता है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट। देखो हमने मेल बनाकर रख दिया और हमने आज, हमारे पास आज फ्री टाइम था तो हमने 5 मेल बनाए, लेकिन वो आज नहीं जाने, वो कल जाने। तो हमने बना के रख दिया पर वो हमने भेजा नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। कल मुझे ड्राफ्ट खोलने हैं, वो मेल ऑटोमेटिकली मुझे सेंड करने हैं, वो मैं सेंड कर दूंगी। तो ड्राफ्ट का मतलब होता है वो मैसेजेस दैट वी हैव कंपोज बट नॉट सेंट, हमने कंपोज किए हैं पर भेजे नहीं हैं। When composing a message, we can choose to save our message as a draft and finish it later. हम लोग जब बना रहे होते हैं, अब तो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट की फॉर्म में सेव होता है, पर हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं एज अ ड्राफ्ट। नीचे ऑप्शन आता है सेव का। नेक्स्ट है स्पैम। स्पैम का मतलब क्या होता है, देखो हमें बहुत मतलब ऐसे ईमेल्स भी बहुत आराम से आ सकते हैं जिनमें वायरस या कुछ भी हार्मफुल चीजें हो सकती हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर अपने आप डिटेक्ट करता है कि ये वायरस हो सकता है इसमें। तो वी आर लाइकली टू रिसीव जंक और स्पैम ईमेल्स इन आवर इनबॉक्स व्हिच में कैरी वायरस और स्कैम्स। हमें अपने इनबॉक्स में जंक या स्पैम ईमेल प्राप्त होने की संभावना होती है जिसमें वायरस या स्कैम हो सकता है। These emails will usually filter as suspicious emails in our spam folder. ये ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सस्पिशियस मेल्स। नेक्स्ट है ट्रैश। ये आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। जी देखिए, ट्रैश की अगर मैं बात करूं, वी कैन डिलीट एनी ईमेल फ्रॉम आवर इनबॉक्स बाय मूविंग इट टू ट्रैश। जो भी हम मेल डिलीट करते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रैश में चली जाती है थोड़े टाइम के लिए, और लगभग 60 दिनों के लगभग इसकी लिमिट होती है। आप ट्रैश मतलब डायरेक्टली डिलीट नहीं होता परमानेंटली, पहले ट्रैश में जाएगा। ट्रैश अगर गलती से डिलीट हो गया, आप ट्रैश से इसको वापस रीस्टोर कर सकते हो, और नहीं चाहिए तो आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, या 60 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ईमेल्स will be permanently deleted after certain amount of time in the trash. ट्रैश में एक निश्चित समय के बाद ईमेल स्थायी रूप से हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्काइव। आर्काइव में क्या होगा, देखो अगर ईमेल्स ऐसे हैं जो आपको रखने हैं पर ये नहीं चाहिए कि आपको लिस्ट में दिखाई दिए, तो आप आर्काइव कर देते हो। आर्काइव में क्या होगा, ये इनबॉक्स से हटा देगा लेकिन परमानेंटली डिलीट नहीं करेगा, उनको डिलीट नहीं करेगा, आपके कंप्यूटर में वो होंगे। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या है, आपके पास कोई मेल आया और आप ये चाहते हो कि आप उसे आगे शेयर कर दो, दूसरे लोगों को भेज दो, तो यू विल यूज द कमांड फॉरवर्ड। whenever we want to share an email we received, we can use the forward command to send the message to another person. जब भी हम प्राप्त हुए ईमेल को साझा करना चाहते हैं तो हम किसी अन्य व्यक्ति को संदेश भेजने के लिए फॉरवर्ड कमांड का प्रयोग करते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है नीचे ही, इस पे क्लिक करोगे वो आपसे आईडी पूछेगा कि किस आईडी को आपको भेजना है। नेक्स्ट है रिप्लाई। अब ये रिप्लाई क्या है, आपके पास एक मेल आया, अब आपको उस पे उनको जवाब देना है, तो you will use the command reply. On receiving an email we can click on reply to respond to the message. ईमेल प्राप्त होने पर हम संदेश का जवाब देने के लिए रिप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्लाई ऑल। आप देख सकते हो यहाँ पे रिप्लाई ऑल का भी ऑप्शन आ रहा है। रिप्लाई ऑल क्या है, हमें कोई एक ऐसा मेल मिला है जो जिसमें सिर्फ वो हमें नहीं मिला, हमें पता है कि हमारे साथ 50 और लोग हैं जिनको वो ईमेल मिला है, तो हम रिप्लाई ऑल अगर हम यूज करेंगे तो सभी के पास वो रिप्लाई जाएगा। सिंपल। जब हम हमें और अन्य प्राप्तकर्ताओं को संबंधित ईमेल प्राप्त करते हैं तो मूल ईमेल में शामिल सभी को जवाब देना चाहते हैं,
तो रिप्लाई ऑल कमांड का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है आपको। ई बैंकिंग, अब ये समझ लो लास्ट टॉपिक है ई बैंकिंग और क्या क्या मेथड्स हम यूज करते हैं बैंकिंग का यूज करने के लिए। ई बैंकिंग का नॉर्मली ये है कि आप, ई बैंकिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट से इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपको सारी सर्विसेज बिल्कुल आपके हाथ पे प्रोवाइड करा दें। ऑन योर टिप्स यू कैन एक्सेस एवरी फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर बैंक। उत्पाद को ऑनलाइन बैंकिंग के उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है जो आपको अपने बैंक खाते तक आसानी और सुरक्षा से पहुंचा देता है। मेजर टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग इंक्लूड्स ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग। कौन कौन सी बैंकिंग है हमारे पास जो ई बैंकिंग की कैटेगरी में आता है? ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो हम फोन के थ्रू करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम भी ई बैंकिंग के अंदर ही आता है, मैं आपको ये बता दूं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो ये सारे आपके ई बैंकिंग के ही रिसोर्सेज हैं। तो आपको इसमें एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड शायद नया पता हो, ये भी आपके ई बैंकिंग के अंदर आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अब हम क्या करते हैं, हम पैसे भेजते हैं, हम रुपए भेजते हैं जब एक दूसरे को, तो अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन्स हम कर सकते हैं, कितनी अवेलेबल रहती है, मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहली है नेफ्ट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बहुत आसान है, फटाफट से पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला, नेशन वाइज पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड्स ट्रांसफर। अगर एक इंसान को दूसरे इंसान को फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो सीधा सीधा नेशन के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर तो हम NEFT का यूज करते हैं। इंडिविजुअल, फर्म एंड कॉर्पोरेट्स कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक टू इंडिविजुअल, फर्म और कॉर्पोरेट्स। कोई भी इंसान है, कोई फर्म है, कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कोई फर्म है या फिर कॉर्पोरेट कंपनी है, वो किसी भी बैंक से किसी भी पर्सन को, किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को रुपए भेज सकती है। और इसमें सबसे बड़े फायदा ये होता है कि अगर मेरा अकाउंट है, ठीक है, और किसी ऐसे इंसान को रुपए भेजने जिसका अकाउंट नहीं है, वो भी मुझे रुपए भेज सकता है नेफ्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। Even such individuals who do not have bank accounts can also deposit cash at the NEFT-enabled branches to transfer funds using NEFT. ऐसे व्यक्ति जिनके पास बैंक खाते नहीं है वो भी नेफ्ट का उपयोग करके रुपए जमा करा सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म अभी बताया मैंने आपको, नेशनल फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI। टेक्स अराउंड 2 hours टू बी प्रोसेस। लगभग 2 घंटे का टाइम लेते हैं ये सब प्रोसेसिंग करने के लिए। अगला है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये इसलिए आसान है क्योंकि इसमें हाथों हाथ सेटलमेंट हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। Continuous settlement of funds transfers individually on an order basis without netting. ऑर्डर के आधार पर व्यक्तिगत रूप से निधियों का निरंतर निपटान, मतलब हाथों हाथ इसमें ट्रांसफर हो जाता है। RTGS की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं जब रिसीव होंगे तभी के तभी सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। इसका मतलब है कि बाद में कुछ समय के बजाय निर्देशों के प्राप्त होते ही उनको इंप्लीमेंट कर दिया, उनको संसाधित कर दिया। फंड सेटलमेंट्स टेक्स प्लेस इन द बुक्स ऑफ RBI। ये भी RBI की नजरों में होता है। तो और दूसरी चीज, ये फाइनल है और इररिवोकेबल है, मतलब ये बिल्कुल फाइनल होती है, वापस आप नहीं अपना अमाउंट वापस ले सकते। सिस्टम इज मेंट फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शंस, मिनिमम अमाउंट इज 2 लाख। बस ये है कि ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए होता है, जैसे इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख है। नेक्स्ट है ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये आप ये समझ लो, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। इसमें जैसे जो बिल की पेमेंट हम करते हैं, जो पेपर वर्क होता है, हम वो नहीं करना चाहते। पेपर, हमें पेपर मिले, बिल का जो मिल रहा है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, हम ये नहीं चाहते कि हमें पेपर की फॉर्म में आए। हम इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट हम कर सकते हैं। ये बिल भुगतान जैसे टेलीफोन बिल है, बिजली बिल है, इसमें आप कह सकते हो एक वैकल्पिक तरीका है, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास, जो कागजी उपकरणों को जारी करने और संभालने की आवश्यकता को समाप्त करेगा। इस तरह बैंकों, कंपनियों, निगमों, सरकारी विभागों आदि भुगतान एकत्र प्राप्त करना द्वारा बेहतर ग्राहक सेवा की सुविधा प्रदान करेगा। बेसिकली अब जो आगे सिस्टम आने वाला है कि वो क्या करेंगे कि आपका जो बिल है वो ऑनलाइन प्रोसेस कर देंगे और आपको दे दिए जाएंगे ऑन योर फोन्स, जो भी डिवाइस आपके पास होगी। मेथड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शंस लाइक पीरियोडिक। देखो हम क्या करते हैं, हम ऑटो पे सेट करके छोड़ देते हैं।
गूगल पे आप हर महीने अगर आपके पास वाईफाई का रिचार्ज होना है, पोस्ट पेड है या कुछ भी है, आप ऑटो पे सेट कर सकते हो, हर महीने के बाद ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी। तो वो इट इज काइंड ऑफ ईसीएस। तो ये वही है जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ये पेमेंट कर सकते हो। सैलरी है, पेंशन है, जैसे हम सैलरी अगर देते हैं तो जो सिस्टम हम यूज करते हैं, वी यूज ईसीएस, हर मंथ जो है वो सैलरी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये इंस्टेंट, मतलब जैसे हम फोन से करते हैं ना, हम आईएमपीएस का यूज करते हैं। इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोन्स। ये मेनली मोबाइल के लिए है जो हम यूज करते हैं। इसके अंदर आप जितने भी इंडिया के अंदर बैंक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप भेज सकते हो जो भी मनी आपको भेजनी है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या एंड एटीएम विच इज नॉट ओनली सेफ बट ऑल्सो इकोनॉमिकल बोथ इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स। ऑनलाइन जैसे आप भेजते हो मोबाइल से, इंटरनेट से, वो थोड़ा सेफ रहता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। वो इसलिए क्योंकि आप कैश इतना सारा कैरी कर रहे हो, कहीं पर भी चोरी हो सकता है, राइट। तो वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि सेफ और हाथों हाथ हो जाता है। आपने यहाँ से डाला कुछ भी, जिसको आपको भेजना है हाथों हाथ वो रिसीव कर लेगा, जैसे हम गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह यूज करते हैं। अब हम फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं जो हमने इस लेक्चर से रिलेटेड है। सबसे पहला, वाइल डैश डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर्स मशीन टू सर्वर। हमारे कंप्यूटर से जब हम बाहर भेज रहे हैं सर्वर पे, इंटरनेट पे, उसको हम क्या बोलते हैं? अपलोडिंग, राइट। तो द करेक्ट आंसर विल बी अपलोडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता? आउटलुक, आउटलुक तो करता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल आउटलुक ही है। जीमेल ये भी करता है और येंडेक्स भी करता है। आप लोगों ने शायद ना सुना हो लेकिन येंडेक्स भी करता है। तो जितने भी हैं सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो येंडेक्स को अभी लर्न कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। जो करंट पेज है, आपने कुछ आप कुछ भी चीज, जैसे हम मैच देख रहे हैं, रिटर्न अपडेट्स हैं, तो हम रिफ्रेश करते रहते हैं कि अब क्या नया अपडेट आया, क्योंकि अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो इतने आपको वही दिखाई देगा। तो वो बोल रहे हैं क्या ऑप्शन है, इसको रिफ्रेश भी बोल सकते हैं। गूगल पे वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए आप F5 प्रेस करते हो। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर। बुकमार्क करने के लिए, बुकमार्क का मतलब है आपने सेव कर लिया, ये पेज आपने सेव कर लिया ताकि बार बार आपको वो पेज सर्च ना करना पड़े। आप बुकमार्क पे जाओगे वो पेज खुल जाएगा। तो उसका क्या ऑप्शन है? उसका ऑप्शन है Ctrl+D। बुकमार्क करने के लिए जो शॉर्टकट है दैट इज Ctrl+D। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल। अगर आपको न्यू ईमेल बनाना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? कंपोज, अभी आपको मैंने बताया था। इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेज। वेब ब्राउजर में वेब पेज को दिखाने के लिए कौन सी चीज जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है? देखो, सर्च इंजन क्या करेगा? वो ढूंढने का काम करेगा। सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। पेज इंजन कुछ नहीं होता है, रेंडरिंग इंजन होता है जो आपका क्या करेगा? वेब पेज को शो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ डाटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट। डेटा कैसे एक्सचेंज होगा और कैसे आईपी पैकेट्स में जाएगा। बेसिकली आपसे इंटरनेट का प्रोटोकॉल पूछ रहे हैं आपसे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आपको पता है टीसीपी आईपी है। एचटीटीपी किस लिए यूज होता है? वेब पेज को लिखने के लिए, उनको ट्रांसफर करने के लिए। एसएमटीपी यूज होता है मेल के लिए। पीपीपी यूज भी होता है, वो भी मेल के लिए। टीसीपी होता है इंटरनेट के लिए, और आपसे इंटरनेट प्रोटोकॉल ही पूछ रहा है, तो टीसीपी इज द करेक्ट आंसर। In Gmail, what do you use when you receive a mail and want to send the mail in response of the same mail? जब आप देखो, जब आप एक मेल प्राप्त करते हो और उसी मेल के जवाब में केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हो, जहां से आया सिर्फ उसको भेजना चाहते हो, तो आप किस पे सिलेक्ट करोगे? सबको नहीं भेजना है, सिर्फ जहां से आया उसको भेजना है। यू विल क्लिक ऑन रिप्लाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स इज यूज्ड टू स्टोर डिलीटेड मेल्स। डिलीट करने के लिए कौन सा आप यूज करोगे? जो डिलीटेड ईमेल्स होते हैं, ऑलरेडी डिलीटेड हैं, उनको स्टोर करता है वो कौन है? ड्राफ्ट नहीं, ड्राफ्ट में तो जो आपने टाइप कर दिए भेजे नहीं वो स्टोर होता है। इनबॉक्स में जो आपने रिसीव किए। स्पैम में है जो ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं उनको स्टोर करके रखता है।
तो स्पैम इज द करेक्ट आंसर। डैश वॉज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेजेस ऑनलाइन विथ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेजेस इन अ सेपरेट विंडो। सबसे पहला कौन सा आपका ब्राउजर था जिसने इमेजेस दिखाई थी टेक्स्ट के साथ ना? जब भी आप इमेजेस पे क्लिक करो एक अलग पेज ना खुल के, उसी के साथ टेक्स्ट के साथ ही आपकी इमेजेस आ रही थी, तो वो सबसे पहला कौन सा था? वो था आपका मोजाइक। Which of the following is a web browser created and developed by Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर कौन सा है? एज। ठीक है, एज है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है। डैश इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत आसान, जितने भी वर्ल्ड में कंप्यूटर है उनका नेटवर्क जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट। Which of the following is used to view pages and navigate the world wide web? इनमें से www में पेजेस देखने के लिए, अलग अलग जो इंटरनेट के पेजेस होते हैं उनको देखने के लिए और नेविगेट करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। वेब ब्राउजर, ऑब्वियसली अगर आपको कुछ भी सर्च करना है आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। पेजेस पे जाने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। देखो, या तो वेब ब्राउजर आंसर होता या तो सर्च इंजन आंसर होता ना। तो सर्च इंजन है, आपको वेब ब्राउजर दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली वही आपका आंसर होगा। डैश वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर, ये आप अभी बताओगे और आपने पढ़ा भी है। सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था वर्ल्ड का? मोज़ेक। किसने डेवलप किया था? एनसीएसए ने डेवलप किया था। सर टिम बर्नर्स-ली, अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब इन। www का इन्वेंशन कब हुआ था? 1990, 1991 में हुआ था। ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? वेरी इजी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए थे आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड आए थे, एब्रीविएशन से रिलेटेड आए थे। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Which of the following is the slowest type of internet connection? I think कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है इसके अंदर। सबसे जो स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड डायल-अप। तो डायल-अप जो है सबसे स्लोएस्ट टाइप है इंटरनेट कनेक्शन का। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।